बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर जजेस में से एक का आइनी बेंच के सरबराह के तौर पर जो तकर्री है उससे मुतल्लिक़ बड़ी पेशरफ़ सामने आई है। वो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं या वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के सीनियर वकील जो लीगल माइंड है हुकूमती इत्तेहाद का, उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वैसे तो आर्टिकल 239 के तहत आइन को अदालत में नहीं चैलेंज किया जा सकता, लेकिन जब मामला आ जाए आइन के बुनियादी ढांचे में तब्दीली का तो फिर चैलेंज हो सकता है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब की बड़ी अहम और मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा इंकशाफ किया है कि अगर हम 8 नेशनल असम्बली में वोट ना भी देते तो हुकूमत 11 वोट पहले ही ख़रीद के बैठी थी, और इस वजह से हमने तो सिर्फ बारगेनिंग की है कि जो पहला मुसवदा है उससे बचत हो जाए और वो मुसवदा आ जाए जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर हों। अब इस इंकशाफ के बाद एक सियासी जमात का सरबराह है, उसने ये कहा है और कौम के सामने ये दावा किया है कि 11 मेंबरान नेशनल असम्बली को वो ख़रीद के बैठे थे। अगर हमारे 8 वोट ना भी होते तो उन्होंने असम्बली में आइनी तरमीम कर लेनी थी। इस दावे के बाद अब इन आइनी तरमीम की मज़ीद क्या कोई हैसियत रह जाती है? चूँकि वो अख्तर मेंगल हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या वो मौलाना फजलुर रहमान हो जो हशर हुआ है, उसके बाद अदालतें क्या रिस्पॉन्स देंगी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से गुफ्तगू की गई है और मैं आपको बताऊँगा सेनेट से अफसोसनाक इस्तीफ़ा आ गया है। ऐसे लोग जिनकी ज़रूरत है पार्लियामेंट को, जब वैसे लोग पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देते हैं तो अफसोस होता है, दुख होता है। उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि जजेस की तादाद भले आप 17 से 21 कर दें या 24 कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें जजेस पर तो एतराज़ ही नहीं है ना, हमें जजेस की तादाद पे एतराज़ है। हमें एतराज़ है कि आप ख़ुद अपनी आइनी बेंच बनाएं, ख़ुद आप अपने जजेस को की तकर्री करें या ख़ुद आप 26वीं आइनी तरमीम करके जो पूरा निज़ाम है उसको तबाह बर्बाद करें। उनका कहना था कि इसे वो दुरुस्त नहीं समझते और चैलेंज भी करेंगे 26वीं आइनी तरमीम को। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो दुरुस्त नहीं समझते, इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुकदमात लड़ना छोड़ देंगे। जो भी अदालतें मुयस्सर होंगी हम उनके सामने जाएंगे। और साथ जो असद कैसर ने 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान करते हुए कहा कि जो इस तरह की आइनी तरमीम है हम किसी सूरत उसको नहीं कबूल करेंगे। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का जो इम्कान सामने आ रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जबकि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से जुम्मा वाले रोज़ पेश करने की भी तफसीलात सामने आ रही हैं। तो अब देखना यह है कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है और कैसे इन तमाम के तमाम मामलात को देखा जाता है। दूसरी तरफ जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है फ़ारूक अचनाइक की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। फ़ारूक अचनाइक जो लीगल माइंड है हुकूमती इत्तेहाद और बिलावल ज़रदारी का, और इस आइनी तरमीम में सबसे ज़्यादा चूँकि जो एक अफसोसनाक किरदार है वो बिलावल का, और फिर उनके साथ उनके लीगल माइंड फ़ारूक अचनाइक का है, और फिर नून लीग से आज़म नज़ीर तारड़ का। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो आप डेफिनेटली नून लीग को तो नहीं ना, वो तो अब चाहते हैं किसी और के। माहिर कानून फ़ारूक अचनाइक ने कहा है कि आर्टिकल 239 के तहत आईन पाकिस्तान को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 239 239 आर्टिकल, उसके मुताबिक आईन पाकिस्तान को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आइन सिर्फ इसी सूरत चैलेंज हो सकता है जब इसके बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ हो, जबकि 26वीं यानी तरमीम ने आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं किया। आइन का बुनियादी ढांचा है सेपरेशन ऑफ पावर, कि एक इदारा दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करेगा। जब आपने जजेस की तकर्री भी खुद करनी है, चीफ जस्टिस भी आपने लगाना है, आइनी बेंचों का सरबराह भी आपने बनाना है, आइनी बेंच भी आपने बनाने हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ रह गई? फिर तो ख़त्म हो गया सारे का सारा मामला। तो इसका मतलब है आपने आइन के बुनियादी ढांचा जिसकी 3 चीज़ें, बुनियादी इंसानी हकूक़ की आपने खिलाफ वर्जी की है, आपने जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है उसको तबाह किया है, और आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो आइन का बुनियादी ढांचा है आपने उसको तबाह किया है। आपने सब कुछ किया है और आपका ख़ुद मान रहे हैं कि जब आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ कोई तरमीम की जाए सिर्फ उस हालत में या उस सूरत में चैलेंज हो सकती है, तो इससे बढ़ के आइन का बुनियादी ढांचा कैसे तबाह होगा जो आपकी जानिब से किया गया है।
फारूक अचनायक ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई, मुशावरत के साथ ही आइन में तब्दीली होनी चाहिए। माहिर कानून ने 27वीं यानी तरमीम से मुतल्लिक़ लाइल्मी का इज़हार करते हुए कहा कि मेरे इल्म में नहीं कि 27वीं यानी तरमीम आ रही हैं। मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140A में तब्दीली MQM की तरजीह है। पाकिस्तान बार को जो मुसवदा दिया गया उसमें हमने कुछ तब्दीलियाँ कर दी थी। 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी को अब जुडिशल कमीशन में ज़म कर दिया गया है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बहुत हो चुकी है। अब इनसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं वो तो हाई कोर्ट्स में हैं। 24 हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की नशिस्तें खाली हैं, 24, 11 के करीब पेशावर में खाली हैं, इसी तरीके से 7-8 सिंध हाई कोर्ट से खाली हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से खाली हैं। उनको मुकम्मल करने की बजाय आप सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें अब जब आपने 10 लाख की लिमिटेशन लगा दी कि 10 लाख रुपए से नीचे मालियत का कोई केस होगा उसका सुप्रीम कोर्ट में अपील ही नहीं जाएगी, तो फिर मुझे बताएं जब अपील नहीं जानी तो केसेस तो कम हो जाएंगे, लेकिन हाई कोर्ट्स पर तो बर्डन रहना है। हाई कोर्ट्स में आप जजेस की तादाद पूरी नहीं कर रहे, बढ़ाना तो दूर की बात है। तो आपकी ये जो पॉइंट है या जो आपका ये बयानिया है कि जी जजेस की तादाद ज़्यादा इस वजह से चूँकि केसेस की तादाद ज़्यादा इस वजह से जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, नहीं, आप तो अपने पूरे आइनी बेंच अलग से सेपरेट लाना चाहते हैं जिसके ज़रिए आप अपने ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत करवाना चाहते हैं। कहते हैं जी कि आर्टिकल 140A में तब्दीली MQM की तरजीह है और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाए जा सकते हैं। जजेस की तादाद में इजाफे का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि हाई कोर्ट जजेस की तादाद एग्जेक्टिव ऑर्डर से बढ़ाई जाती है। फारूक अचनायक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के वोट ख़रीदने से मुतल्लिक़ बयान पर मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा, और उन्होंने कहा जी कि बाकी हम सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हमने किया है और मज़ीद भी कौम की हम खिदमत करते रहेंगे। अब मौलाना ने क्या कहा? मौलाना फजलुर रहमान जो इस 26वीं यानी तरमीम के मास्टर माइंड भी थे, या आप कह सकते हैं कि वो सहूलतकार भी थे, और बाकायदा तौर पर जब ये 26वीं यानी तरमीम मंजूर हो रही थी तो मौलाना फजलुर रहमान को अप्रिशिएट किया बिलावल और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से। मौलाना कहते हैं कि नए इंतखाबात से ही मुल्क बच सकता है, इस्टेब्लिशमेंट को अलहदा होना पड़ेगा सियासी निज़ाम से। मौलाना का कहना था कि इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट को अलहदा होना पड़ेगा। इमरान खान के बाशमूल तमाम सियासी लीडरान की कैद बंद के मैं ख़िलाफ़ हूँ। जाली मैंडेट से हुकूमत बने तो हालात ठीक, वरना हालात ख़राब हैं। जाली मैंडेट से हुकूमत बनेगी तो हालात ठीक नहीं, ख़राब होंगे। फजलुर रहमान ने कहा कि अपने मतलब के लिए इलेक्शन कराएं तो ठीक, कोई शफाफ इलेक्शन की बात करें तो आपको लगता है कि हालात ख़राब हैं। आइन में 56 शिक्कें थी जिनको ये तरमीम करना चाहते थे, 56 शिक्कों में तरमीम करना चाहते थे, जिसको हम कम करके 22 पे ले आए। उन्होंने कहा 5 शिक्कें जमीयत उलमा इस्लाम की शामिल हो गई और 27 हो गई टोटल। अगर हम वोट ना करते, अब मुझे बताएं कि एक नेशनल जमात का लीडर ये बात करे और नेशनल मीडिया के सामने ये बात करे, अख्तर मेंगल और उनके जो हैं सेनेटर हैं वो अपनी स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं कि क्या उनके साथ किया गया। हाजी इम्तियाज़ की जो भाभी है उसकी स्टेटमेंट का लाई इजाज़ की वाइफ की, वो आपने सुन ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के ख़िलाफ़ साथ तो बहुत कुछ हुआ ना, बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें, सब कुछ अगवा हुए, लेकिन मौलाना कहते हैं कि अगर हम वोट ना भी करते तो हुकूमत 11 वोट ख़रीद लिए थे। मौलाना इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 11 वोट ख़रीद चुकी थी हुकूमत। किसके लिए? उस आर्टिकल 63 है जिस पर अब काजी आपको मुँह छुपाए नज़र आता है गाड़ी में नीचे, तो वो आर्टिकल 63 है जिससे रास्ता खोला गया। तो मौलाना कहते हैं कि जी हुकूमत तो 11 वोट ख़रीद चुकी थी, हमारे 8 वोट थे। अगर हम वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता, जो सामने आया था उससे भी गंदा ड्राफ्ट आता जो आइनी तरमीम का। मौलाना ने कहा हमने आइन को गैर आइनी कदूरतों से पाक करना है। 1 महीने की मेहनत के बाद जमीयत ने अपने अहदाफ हासिल किए। उनका कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने हालात की वजह से वोट नहीं दिया। हमने PTI को मुज़ाकरात में लम्हा बाखबर रखा। जिनकी हुकूमत बनाएगी वो 26वीं यानी तरमीम लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। कि जो हुकूमत थी वो तो 26वीं यानी तरमीम लाने में नाकाम रही, हमने अपना किरदार अदा किया। लेकिन वो कहते हैं जी कि हम 8 हमारे नेशनल असम्बली में थे, हम वोट ना भी देते तो 11 तो वो पहले ख़रीद के बैठे थे। तो इस वजह से वो 56 शिकों वाला गंदा ड्राफ्ट लेके आते। और मौलाना ने कहा वो ड्राफ्ट आप सोच भी नहीं सकते, जो पहला सामने आया था ना उससे भी गया गुजरा ड्राफ्ट था जो ये लाना चाहते थे, और इस वजह से हमें इस सारे मामले में दखल अंदाजी करनी पड़ी।
دوسری طرف جو مولانا فضل الرحمان کے سینیٹر ہیں اور جمعیت کی جانب سے وہ جوڈیشل کمیشن کے بھی ممبر کے امیدوار ہیں، اور ساتھ وہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی جس نے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے بنائی گئی تھی اس کے بھی ممبر، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ چیف جسٹس سمیت ٹاپ 3 ججز میں سے آئینی عدالت کا سربراہ ہونا ہوگا۔ اس کے علاوہ عدلیہ میں حالات بہتر نہیں ہو سکتے اور آئین کی اور عدلیہ کی آزادی کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس میں ٹاپ 3 ججز میں سے کسی ایک کو آئینی عدالت کا سربراہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا حکومت اگر یہ نہیں چاہتی تو اپنے ایم این ایز یا سینیٹرز میں سے کسی ایک کا نام دے دے۔ انہوں نے کہا اگر 3 ججز میں سے آپ کو آئینی بینچ کا سربراہ آپ نہیں بنا سکتے تو آپ اپنے سینیٹر یا اپنے ایم این اے کا نام دے دیں، اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیں، اس کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہماری مداخلت کے نتیجے میں ہی بینچز بننے ہیں تو سپریم کورٹ نہیں چل پائے گی، سپریم کورٹ کو بند کر دو۔ ان کا کہنا تھا پہلے ہائی کورٹس میں ججز کی اسامیاں پر کر لیں، پھر سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کے لیے قانون سازی میں ہم تعاون کر سکتے ہیں۔ بڑا ویلڈ ان کی جانب سے مطالبہ ہے کہ پہلے آپ ہائی کورٹس کے ججز کی اسامیاں پوری کر لیں، پھر سپریم کورٹ کے ججز کی اسامیاں پور ہو جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم، عمران خان نے چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے حامیوں کو غدار کہنے کے جواب میں کامران مرتضیٰ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر ہم آخر تک پاکستان تحریک انصاف کی جو ان کے مطالبات تھے وہ منواتے رہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا ترمیم کو اس لیے ووٹ دیا کیونکہ حکومت کے پاس ووٹ پورے ہو چکے تھے اور بہت سے لوگ حکومت کے ساتھ مل گئے تھے پیسے لے کے یا جیسے بھی، اس وجہ سے اب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے اور ہمارا سٹینڈ بھی ہے کہ آپ نے آئینی بینچ بنانے ہیں تو آئینی بینچ صرف ایک صورت ہے کہ آپ ٹاپ 3 ججز میں سے آئینی بینچ کا سربراہ بنائیں، اس کے علاوہ بنانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سینیٹر یا ایم این اے کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیں۔ ہم کسی صورت ایسی کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، تگڑے انداز میں چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کل جمعرات ہے، کل کیسز بھی سماعت کے لیے مقرر ہوں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو کمیٹی ہے وہ بھی، اور پھر اگلے اسی ہفتے میں منصور علی شاہ صاحب بھی تشریف لے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ اور عدالتوں میں جو جا رہا ہے اس کے اوپر بھی پیش رفت ہوگی، چونکہ ابھی تک جوڈیشل کمیشن کا ابھی تو تشکیل ہی نہیں ہوئی نا، اجلاس بلایا جائے گا، اس کے بعد آئینی بینچوں کا معاملہ شروع ہوگا۔ تو یحییٰ افریدی صاحب ان چیزوں کو اس وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں، منصور علی شاہ صاحب کی واپسی کا انتظار ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔